जय हिंद। नीतीश कुमार अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लिए हैं तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ दूसरी बार गठबंधन करके। इसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी यह है कि नीतीश कुमार जी पहले राष्ट्रपति बनने के लिए भाजपा पे दबाव डाले। जब भाजपा वालों ने उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भाजपा पे उन्होंने दबाव डाला था। उसके बाद से जब उपराष्ट्रपति भी नहीं बनाया तो फिर नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया है कि हम 2024 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और 2024 के बाद हम अपने जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक रिस्क लेंगे। या तो हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे या तो राजनीति से संन्यास लेंगे। और इसी बात से तेजस्वी यादव राजी हुए हैं कि हां, उनके साथ गठबंधन किया जा सकता है। नहीं तो तेजस्वी यादव ने भर भर के गाली दिया था नीतीश कुमार को, पगला गए हैं, ये हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने भी विधानसभा में कैसे बोला था तेजस्वी यादव को, सबको पता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, 10 बड़े नेता, उन लोगों का नीतीश कुमार से संबंध अच्छा नहीं था। और केंद्रीय नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो बीजेपी के स्टेट के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे अब नाराज है। क्यों? क्योंकि 2024 के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई भी अलायंस, क्षेत्रीय अलायंस नहीं है, बड़ा नेता नहीं है, बड़ा फेस नहीं है। अब इससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय नेता अब डर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन यह है कि क्षेत्रीय पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जो है वो खत्म कर रही है, धीरे धीरे खत्म कर रही है। जो मुकेश सहनी के साथ हुआ वो बिहार में नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था कि मुकेश सहनी तो बीजेपी के साथ ही थे, कोई खिलाफ तो थे नहीं। अगर खिलाफ होते तो उनके पार्टी को तोड़ के अपने पार्टी में मिलाने ना जायज था, राजनीति में ये चलता। लेकिन जो आदमी आपके साथ चल रहा है उसी आदमी का पार्टी आप तोड़ दे रहे हैं। उसके अलावा आपने चिराग पासवान, ये चिराग पासवान कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हर नफार लबर लबर हैंगा। इनको बर्बाद किसने किया? चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ही बर्बाद किया। किसके दबाव पे बर्बाद किया? नीतीश कुमार के दबाव पे बर्बाद किया, खत्म कर दिया। पशुपति पारस और चिराग पासवान को अलग अलग कर दिया। चिराग पासवान को का कोई वैल्यू नहीं दिया। अभी चिराग पासवान बोल रहे हैं फिर से हम हनुमान बनने के लिए तैयार है। चलिए बनिए, ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो 10 बड़े नेता थे, जिनको किसी इशारे पे मंत्री बनाया गया था, किसी बड़े नेता के इशारे पे मंत्री बनाया गया था, वो 10 नेता जो है ना, बीजेपी को एक नेतृत्व नहीं दे पाए। वो नेतृत्व इसलिए नहीं दे पाए कि वो 10 में से 10 अपने आप को सीएम कैंडिडेट समझते थे। 10 में से 10 सब अपने आप को सीएम मटेरियल समझते थे। मटेरियल 18 साल में ये एक सीएम कैंडिडेट नहीं बन पाए। आरएसएस ने जबरदस्त काम किया बिहार में बीजेपी को ग्रो करने के लिए, बहुत बढ़िया काम किया। पिछले 20-25 सालों से अगर बीजेपी सत्ता में नीतीश कुमार के साथ बैठ पाई, बड़ी पार्टी बन पाई, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है वो आरएसएस का था। छोटे छोटे मुद्दों को उठाना, छोटे छोटे लोगों को कन्वेंस करना, सरस्वती विद्या मंदिर जैसे बड़े बड़े स्कूलों के माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस चीज को भुना नहीं पाया गया। जैसे एमपी में आरएसएस के जो लोग हैं जो रेकमेंड करते हैं तो ऊपर जाता है। यूपी में आरएसएस के लोग जो रेकमेंड करते हैं, जिनका नाम, वो ऊपर तक जाता है। बिहार में आरएसएस के लोगों का उतना नहीं चला जितना महाराष्ट्र में चलता है, जितना एमपी में चलता है, राजस्थान में चलता है, हरियाणा में चलता है, जितना यूपी में चलता है। तो इस वजह से बीजेपी को खमियाजा भुगतना पड़ा। चुनाव में बीजेपी उतना ही सीट से खुश थी जितना उसको आया है, लेकिन बीजेपी को कम से कम 100 से 105 सीट आना चाहिए था, कम से कम। उसके बाद से जो बड़े नेता है, जो 10 बड़े नेता है, नाम मैं किसी का नहीं रखूंगा, 10 बड़े नेता हैं, वो 10 नेता एक दूसरे का टांग खींचने में व्यस्त रहे। सब एक दूसरे की बुराई करने में व्यस्त रहे। केंद्रीय नेतृत्व को यह बताया गया कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जब से बिहार चुनाव हुआ उसके बाद से केंद्रीय नेतृत्व जो था वो यूपी चुनाव में व्यस्त था। केंद्रीय नेतृत्व जो था वो ये महाराष्ट्र में व्यस्त था। गुजरात में चुनाव होने वाला है, उसमें बिजी हो गया।
बंगाल में चुनाव हुआ उसमें बिजी हो गया, और बिहार के नेता इसी का नाजायज फायदा उठाए। इसी का, जैसे होता है कि किसी का चेहरा बनाने के लिए जो है किसी भी आदमी का चेहरा बनाने के लिए उसका ईमानदारी सबसे पहले सामने लेके आया जाता है कि ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी के पास विजन है, विजनरी आदमी है, इसके पास मास्टर प्लान है, ये कुछ कर सकता है। नीतीश कुमार जी थे, लेकिन साथ में पीछे से एक आदमी को चलना चाहिए था, सुशील मोदी। उन्होंने कमाल का काम किया। जैसा भी हो, 2017 तक, 15 से 17 तक इतना ज्यादा कटाक्ष किया, इतना ज्यादा कटाक्ष किया कि मजबूरी में गठबंधन नीतीश कुमार जी को तोड़ना पड़ा और बीजेपी के साथ आना पड़ा। जैसे सुशील मोदी बिहार से की राजनीति से आउट हुए, या आउट किया गया उनको, वो आउट होना नहीं चाहते थे, आउट किया गया। जो फर्स्ट लेवल के जो नेता थे उसमें सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, वही दो नेता जो है बचे हुए थे, पुराने नेता। राधा मोहन सिंह भी पुराने नेता है, ये तीसरे नंबर के हैं। ये 3 नेता बचे हुए थे। राधा मोहन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ले लिया। उसके बाद से सुशील मोदी और नंद किशोर यादव को साइडलाइन किया गया। जबकि ये लोग, इन लोगों के पास एक्सपीरियंस था, कैसे संगठन बनाया जाता है, कैसे मजबूत किया जाता है, इन लोगों के पास एक्सपीरियंस था, इन लोगों को साइडलाइन किया गया। अब जो सेकेंड जनरेशन के नेता थे, जो 10 बड़े सेकेंड जनरेशन के नेता थे, वो एक दूसरे का सुनते नहीं थे। इसी का फायदा नीतीश कुमार जी ने उठाया। कभी किसी को साथ में लेके, कभी किसी को, भाजपा के नेता को कॉन्फिडेंस में लेके, कभी किसी को कॉन्फिडेंस में लेके, कभी किसी को कॉन्फिडेंस में लेके गेम करते गए। और देखिए, दैनिक जागरण में एक खबर छपा हुआ है। उस खबर के मुताबिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की बातों को जो है केंद्रीय नेतृत्व समझ सकता था, लेकिन उसके लिए रिपोर्ट तो जो है स्टेट के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को सेकंड चाणक्य कहते हैं, मतलब कि अमित शाह के बाद जो है यही लोग हैं जो बिहार के, जिनके चेहरे पे अभी 12 बजा हुआ है। बड़े नेताओं के, छोटे नेता सभी खुश है, जिनको मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया, जो विधायक हैं वो बेचारे खुश हैं। वो इसलिए खुश है क्योंकि उनको बेवजह जिल्लत वाला, मतलब कि गठबंधन में रहना पड़ता था बेवजह। मुंगेर में जो कांड हुआ, जो गोली चलाया गया, आरसीपी सिंह की बेटी जो है लिपि सिंह ने गोली चलाया, उस समय भाजपा चुप था, मौन था। बिहार में अगर कहीं भी कुछ होता था, नीतीश कुमार एक बार डांट के बोलते थे, देखो, भाजपा मौन हो जाता था। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से मैं मिला हूं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये गठबंधन में हमें रहने का मन नहीं करता है, फिर भी रहना पड़ता है। और बीजेपी के जो 10 बड़े नेता थे वो कभी नीतीश कुमार पे डोमिनेट कर ही नहीं पाए। सृजन घोटाला या मुजफ्फरपुर सल्टर होम में जो हुआ था, उसके अलावा भी बहुत सारा भ्रष्टाचार, जैसे आग लगा दिया गया यहाँ पे ये विश्वेश्वरैया भवन में। तो इन सब चीजों पे जो है ना, बीजेपी के कोई नेता खुल के सामने आए नहीं। एक नेता जो नीतीश कुमार जी पे कटाक्ष लगातार करते थे, गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह को वैल्यू जो है बिहार में, बिहार के नेताओं ने दिया नहीं गिरिराज सिंह को। और इसी का फायदा उठाते उठाते नीतीश कुमार जी और आरजेडी में गठबंधन हुआ, और नीतीश कुमार जी अपने जिंदगी का मतलब आखिरी शॉट खेले हैं। अब यहां से वो पलटेंगे नहीं, ये उम्मीद है। अब यहां से पलटेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, ऐसे उनका पलटने का आदत है, ये बात सत्य है, मैं मानता हूं। लेकिन उन्होंने ये आखिरी शॉट इसलिए खेला है कि अभी है कांग्रेस कमजोर। ममता को एज अ सीएम पीएम कैंडिडेट कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। नवीन पटनायक उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है उड़ीसा, ये रीजन है। साउथ का कोई नेता जो है अभी पीएम मटेरियल है नहीं, लगातार जो है 15-16 साल से 20 साल से जो है वो राज कर नहीं रहा है। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस शरद पवार के अंदर वो कैपेबिलिटी है नहीं। शरद पवार का उम्र हो गया है, 15-15 दिन पे अमेरिका जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। शिवसेना का हाल आपने देखा है कि क्या हुआ है, अकाली दल खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा अगर अखिलेश यादव के नाम पे लोग तैयार होंगे नहीं तैयार हो सकते हैं। मायावती अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, खत्म हो गई। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पास नॉन कांग्रेसी सिर्फ एक चेहरा, उस चेहरे का नाम है नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार का छवि बिहार में खराब है, लेकिन जब बिहार से बाहर जाते हैं तो उतना खराब नहीं है जितना बिहार में खराब है।
ये बात सत्य है। आप केरल में चले जाइए, नीतीश कुमार का पीआर जो है वो अच्छा काम किया है केरल में। अब तमिलनाडु में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, वहां पे नीतीश कुमार का पीआर अच्छा काम किया है। बिहार में तो खैर क्या विकास हुआ है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। शिक्षा स्वास्थ्य लचर है और इस पे सवाल होते रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी बने, तेजस्वी हो, नीतीश हो या जो भी हो, सवाल तो होगा। चूंकि चाचा भतीजा जो है पिछले 38 साल लगभग 33-34 साल से शासन कर रहे हैं। 1990 से जो है लेके आज तक जो है यही लोग हैं 2022 तक, तो सवाल तो होगा ही। लेकिन नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बनाया किसने? अब मैटर यहां पे आता है। नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बनाने वाला कोई और नहीं, भाजपा के वो 10 बड़े नेता जिनके कंधों पे भाजपा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेवारी दी थी। ये बात सत्य है। हाँ, हालांकि कुछ अंधभक्त, कुछ उनके समर्थक जो है बेवजह लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, लेकिन समझिए बातों को समझना है। यहां पे उन लोगों ने नीतीश कुमार जी का कभी कभी खूब खुल के प्रशंसा किया और कभी कभी थोड़ा सा सुई चुभाया। खुल के प्रशंसा किया तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो प्रशंसा करता है, और सुई चुभाया तो नीतीश कुमार जी को बुरा लगा। ये 10 बड़े भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार जी को सीएम कैंडिडेट से सीधे पीएम मटेरियल बना दिया, पहला चीज। दूसरा चीज, पीएम मटेरियल बनाने में नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ा योगदान जो है आरसीपी सिंह। ये गेम उल्टा पड़ गया। जो गेम इन लोगों ने एकनाथ शिंदे के साथ जो है महाराष्ट्र में किया था, वो गेम यहां पे उल्टा पड़ गया। चूंकि यहां पे जो है बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, रोशन कुमार ने लिखा सर आप अभी चुनाव लड़िए, अरे अभी सीट खाली नहीं है। तो जो मतलब कि बीजेपी के नेता हैं वो समझे क्या आरसीपी सिंह को हम ले लेंगे तो हमें फायदा होगा, जबकि आरसीपी सिंह का छवि इतना खराब है, इतना चेहरा उनका खराब है। आरसीपी टैक्स और ये सब चीजें जो है भाजपा के नेताओं ने ही किया है। आरसीपी सिंह ने इतने सारे लोगों को मतलब कि परेशान किया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आरसीपी सिंह को जैसे ही लोगों ने अपने पाले पे डाला, नीतीश कुमार जी इनसिक्योर हो गए। और आरसीपी सिंह जैसे एकनाथ शिंदे को, महाराष्ट्र का नेता देवेंद्र फडणवीस का देखिए दिमाग कितना बढ़िया चलता है। उन्होंने कहा था मैं समंदर हूं, लौट के वापस आऊंगा, और वो आ गए। एकनाथ शिंदे जब तक गुजरात नहीं गए थे 35 विधायकों को लेके, तब तक महाराष्ट्र में किसी को कानो कान पता ही नहीं चला एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। किसी को पता चला था? यहां पे देखिए आरसीपी ने कुछ किया नहीं है, तब तक बीजेपी वाले बता दिए कि ये आरसीपी हमारा है, ये आरसीपी हमारा है। यार मंद बुद्धि, तुम लोग खुद नीतीश कुमार जी को फिर से एक मौका दे दिए, तुम लोग खुद मौका दिए हो। आरसीपी सिंह जो है 20-25 विधायकों को लेके जब चले आते तब बताते आरसीपी हमारा है। क्या जरूरत था बताने का कि आरसीपी हमारा है, आरसीपी हमारा, आरसीपी। एकनाथ शिंदे मंत्री थे महाराष्ट्र में और सबसे बड़े मंत्री थे। एमएमआरडी उनके अंदर में था। एमएमआरडी समझते हो क्या होता है? नहीं समझ में आता है, ठीक है। वहां का सारा डेवलपमेंट का काम जो है एकनाथ शिंदे का अंदर था। दूसरे नंबर के मंत्री थे। तीसरे नंबर पे जो है ना उनका नंबर आता था, वो क्या नाम है, अभी जेल में गए हैं ईडी वाले, संजय राउत, वो उनका तीसरे नंबर पे आता था। दूसरे नंबर के एकनाथ शिंदे थे। तो आरसीपी सिंह से अगर गेम करवाना था तो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार के पाले में रहने देते, सटे हुए रहने देते, और उसके बाद से आरसीपी सिंह जब तोड़ के लेके आते तब बताते कि ये आरसीपी सिंह हमारा है। लेकिन आरसीपी सिंह के पास भी उतना दिमाग नहीं, और भाजपा के जो 10 बड़े नेता वो सोच रहे थे कि हम आरसीपी को अपने पाले में कर लेंगे तो अमित शाह खुश हो जाएंगे, मोदी जी खुश हो जाएंगे, हम अपने पाले में कर लेंगे, अमित शाह खुश हो जाएंगे। क्रेडिट लेने के चक्कर में डेबिट लगा दिए तुम लोग। ये चीज है। अभी नीतीश कुमार जी 2025 में ये इसी शर्त पे तैयार हुए तेजस्वी यादव कि 2025 में जो है वो आप हमें मुख्यमंत्री बनाएंगे और आपको हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाएंगे, चाहे वो थर्ड फ्रंट के प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो या कांग्रेस उन चीजों को एक्सेप्ट करे। चूंकि कांग्रेस में अभी के समय में प्रधानमंत्री कैंडिडेट कोई नहीं है। और अगर इस चक्कर में नीतीश कुमार जी 100 सीट भी बीजेपी को डाउन कर देते हैं, 100 सीट भी डाउन कर देते हैं, तो यहां तो नीतीश कुमार की जीत हो जाएगी ना। 303 पे बीजेपी है और 303 से बीजेपी को अगर 203 पे ला देते हैं, 250 पे ला देते हैं, तो यहां पे नीतीश कुमार की जीत हो जाएगी। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार जी को छोड़ना नहीं चाह रहा था।
जब मैं परसों भाजपा कार्यालय में गया था तो भाजपा कार्यालय में किसी नेता ने नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला, और जब बहुत सारे चैनल वहां पे थे, सबको भाजपा के नेताओं ने बाइट दिया, सबको। और जब मैंने पूछा तो मुझे नहीं दिया कि नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं, नहीं दिया मुझे। ये चीज है, चूंकि मैं तो पूछता सवाल, उन लोगों को पता था, तो मुझे नहीं दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये लोग खुद जो है ना, बीजेपी के जो स्टेट कमेटी जो है, उन्होंने खुद जो है अपने लिए कब्र खोदा है। और सेंट्रल को चाहिए एक कद्दावर नेता जो दूसरी पार्टी का हो। अब सेंट्रल जो है खुल के उस हिसाब से उड़ीसा में चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उड़ीसा में नवीन पटनायक के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा चुनाव। अब सेंट्रल जो है, जो साउथ प्लान कर रहा था, सेंट्रल साउथ प्लान कर रहा था, वो नहीं कर पाएगा। मतलब कि बीजेपी को इतना बड़ा लॉस इन लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने, बिहार के नेताओं ने ही पहुंचा दिया, जिसकी उम्मीद जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी कभी कर ही नहीं सकते थे। आरएसएस ने पूरा जोर जो है सबसे ज्यादा 3 राज्यों में लगाया। पश्चिम बंगाल सफलता मिली, ये बात सत्य है, 80 सीट से ऊपर गए, ये बहुत बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव में जो है 18 सीट से ऊपर चले गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में सफलता मिली, आरएसएस के मेहनत का फल मिला। यूपी में आरएसएस को फायदा मिला। बिहार में आरएसएस यूपी और पश्चिम बंगाल से ज्यादा मेहनत किया था। मैं जानता हूं, मैं करीब से जानता हूं आरएसएस ने किस प्रकार से मेहनत किया था, ज्यादा मेहनत किया था। लेकिन आरएसएस की बातों को उस हिसाब से तवज्जो नहीं दिया बीजेपी के यहां के नेताओं ने, जिस हिसाब से देना चाहिए था। अगर वो दिए होते, आरएसएस की बातों को माने होते, तो आज नहीं, आज से 7 साल 8 साल पहले जो है ना, यानी 2015 में ही बीजेपी का सीएम होता बिहार में, 2015 में ही होता। 2015 में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती बीजेपी को सत्ता से आउट किया। 2020 में एक छोटी सी गलती जो है बीजेपी को 100 सीट से नीचे लेके आया। 100 सीट आता बीजेपी को, यह फिक्स था। सिर्फ और सिर्फ एक गलती अगर बीजेपी वाले नहीं करते, आरएसएस की बातों को मान लेते, देवेंद्र फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र से आए थे, जो शायद से यहाँ के प्रभारी थे, उनकी बातों को मान लेते। लेकिन यहां पे तो हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा, हमरा चेहरा तो हमरा चेहरा, हमरा चेहरा, हमरा चलना चाहिए तो हमरा चलना चाहिए, हमें पैसा कमाना है तो हमें पैसा कमाना है। आरएसएस इस बात से खफा था कि पैसे लेके टिकट दिया गया। अगर निष्पक्षता से कुछ चेहरों को सामने लेके आया जाता, लेकिन यहां पे चेहरा नहीं। देखिए, आप चले जाइए गुजरात में, वहां पे चेहरा बनाया जाता है। अगर कोई बन रहा है तो उसे पुशअप किया जाता है। हरियाणा में पुशअप किया जाता है। आप एमपी में चले जाइए, वहां पे पुशअप किया जाता है। राजस्थान में पुशअप किया जाता है। ये महाराष्ट्र में पुशअप किया जाता है। साउथ में पुशअप किया जाता है। तेजस्वी सूर्या एक ऐसा नाम जिसको अगर बीजेपी टिकट नहीं देता तो वो नाराज नहीं होता, लेकिन वो चेहरा बनाया गया। तेजस्वी सूर्या का चेहरा बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया कि 10 साल बाद तेजस्वी सूर्या जो है वो कर्नाटक में कुछ कर सके। ऐसे बिहार में बहुत सारे युवा थे, लेकिन उनके चेहरा को बनाने के जगह पे उनको फंसा फुसू के जो है जेल में डाल दिया गया। राजीव ब्रह्मर्षि, हिंदुवादी चेहरा, लाया जा सकता था उनको आगे, लेकिन नहीं लाया गया। क्यों? उल्टा उनको 3-4 बार जेल में डाल दिया गया। उनके लिए कोई बीजेपी के नेता नहीं खड़े हुए। मुंगेर में जो कांड हुआ उसके लिए नहीं खड़े हुए। दशहरा के समय में जो दंगा हुआ, बीजेपी के नेता को हिम्मत नहीं हुआ खुल के। और हाँ, बीजेपी के छोटे छोटे नेता कैसे नाराज हैं, जैसे मैं बताता हूं, विनय बिहारी, उनके गाड़ी पे पत्थरबाजी हुआ, जानलेवा हमला हुआ, यह बात सबको पता है, सबको। उनकी गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया गया, लेकिन सुरक्षा किसको मिला? केंद्रीय नेतृत्व के पास। अग्निवीर योजना के बाद जो है रिपोर्ट किसके पास गया? दूसरे नेताओं को, जो ऑलरेडी पूरी तरीके से सुरक्षित थे, उन्हें सुरक्षा दिया गया। विनय बिहारी को सुरक्षा नहीं दिया गया, जबकि विनय बिहारी को सुरक्षा मिलना चाहिए। पहले ऐसे नेता थे जिनको भीड़ ने जिनके ऊपर हमला किया। तो ये सारी बातें जो है बीजेपी के देखिए, कुछ लोग लिख रहे हैं नेक्स्ट पीएम योगी आदित्यनाथ। तो ठीक है, वो बीजेपी आप किसको प्रमोट करेगा किसको नहीं प्रमोट करेगा वो बीजेपी के ऊपर है। लेकिन विपक्ष के पास एक चेहरा तो आ गया। चेहरा, आप जरा सोचिए, ममता के नाम पे पूरा देश यूनाइट हो सकता है? नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव के नाम पे नहीं हो सकता है। प्रकाश सिंह बादल के नाम पे देश नहीं यूनाइट हो सकता है। नवीन पटनायक के नाम पे नहीं यूनाइट हो सकता है देश। डीएमके के जो करुणानिधि के बेटा स्टालिन है, उनके नाम पे देश यूनाइट नहीं हो सकता। यही तो बड़े बड़े नेता हैं। जो चंद्रशेखर हैं, वाईएसआर के जो चंद्रशेखर हैं, उनके नाम पे देश यूनाइट नहीं हो सकता है। अब बचा चेहरा कौन?
एक ही तो चेहरा बचा है नीतीश कुमार, उनके नाम पे यूनाइट हो जाएंगे। अगर विपक्षी शरद पवार के नाम पे नहीं यूनाइट हो सकता है, तो अगर विपक्षी यूनाइट हो जाएंगे तो बीजेपी को, अगर ये नीतीश कुमार सपोज 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, नहीं बनेंगे भी नहीं, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार डैमेज तो कर देंगे ना। और कुछ लोग लिख रहे हैं केजरीवाल इसलिए नहीं बनेंगे कि केजरीवाल से अभी विपक्षी पार्टी के सभी नेता डरते हैं, विपक्ष पार्टी के सभी नेता डरते हैं। और केजरीवाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ 2 छोटे राज्यों में है, एक पंजाब और एक जो है दिल्ली, दोनों छोटे राज्य हैं लोकसभा के दृष्टिकोण से, विधानसभा के दृष्टिकोण से। और केजरीवाल इतना बड़ा रिस्क जो है इतनी जल्दी नहीं लेने वाले हैं। और कांग्रेस जो है केजरीवाल के नाम पे सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार होगी। उसके अलावा भी बहुत सारे पार्टी जो है वो केजरीवाल के नाम पे सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार होगी। तो ये चीज है। तो नीतीश कुमार जी के बारे में आप कुछ भी बोलिए, पलट जाते हैं, पलटू चाचा हैं, कभी इधर कभी उधर, कुछ भी करते हैं, भूजा फांकते हैं 3-3 घंटा, आरसीपी सिंह ने कहा था। ये आपकी सारी बातें सत्य है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा जख्म दिया। 2014 के बाद से 2022 तक बीजेपी को अगर सबसे बड़ा लॉस किसी ने पहुंचाया है, सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है, बैक फुट पे किसी ने किया है, बीजेपी जिसके सामने झुकी है, केंद्रीय नेतृत्व से लेके स्टेट लेवल तक के लोग जिसके सामने झुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार अगर आज अभी 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 5 महीना बाद अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, तो भी बीजेपी जो है उनका स्वागत करेगी। और नीतीश कुमार को कोई भी फंसा इसलिए नहीं सकता है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान काम नहीं हुआ, ये बात सत्य है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने नाम से कोई करप्शन नहीं किया है, ये बात सत्य है। और नीतीश कुमार के नाम पे जो करप्शन किए थे वो अभी उस पार्टी से बाहर है। भाजपा से दूर होते गए नीतीश कुमार। दैनिक जागरण का एक खबर है, वो मैं बता रहा हूं। 17 जुलाई को अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर मुख्यमंत्री का बैठक था, नीतीश कुमार वहां पे नहीं पहुंचे। 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई पर आयोजन भोज में भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। जरा सोचिए, 22 जुलाई को, 17 जुलाई के बाद 22 जुलाई को, फिर 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार जी ने दूरी बना दी। इस समय तो समझ लेना चाहिए था कि क्यों दूरी बनाए हैं। अध्यक्ष 7 अगस्त पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। जरा सोचिए, 7 अगस्त को नीति आयोग के बैठक में नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे। और अगर स्टेट लेवल के नेता, मतलब बिहार के नेता, सिर्फ और सिर्फ इतना कह दिए होते अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से, सिर्फ उन्हें 1 घंटे पहले तक नहीं पता था कि नीतीश कुमार जी आरजेडी में जा सकते हैं। 1 घंटा पहले तक नहीं पता था, वो सोए हुए थे, मदमस्त थे। वो सिर्फ इतना कह देते, 24 घंटा पहले सिर्फ इतना कह देते कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी अब हमारे हाथ से निकल गए हैं। वो लोग प्राइवेट चार्टर प्लेन से आते और प्लेन से आके जो है नीतीश कुमार जी को रोक लेते। सिर्फ 24 घंटा पहले जो है बीजेपी के स्टेट लेवल के नेता जो है इंफॉर्मेशन ऊपर पहुंचा दिए होते। तो उसके अलावा जो बीजेपी का जो बैठक हुआ बिहार में, उससे भी नीतीश कुमार जी बहुत नाराज थे। हाँ, उसके बाद से तेजस्वी से नजदीक कैसे हैं। 22 अप्रैल को लालू परिवार की इफ्तार पार्टी में नीतीश शिरकत किए। अपने आवास से राबड़ी देवी के आवास तक पैदल गए और तेजस्वी यादव से अच्छे रिश्तों का संकेत दिए। 10 मई जातीय जनगणना मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने दिल्ली तक पैदल मार्च की घोषणा की। नीतीश सरकार पर दबाव बनाया, नीतीश ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। यह दैनिक जागरण का बात है। 10 जून अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन के दौरान बिहार भाजपा के 10 नेताओं की सुरक्षा में केंद्रीय बल तैनात कर दिया गया। इससे भी भाजपा के प्रति अविश्वास बढ़ा। 10 अगर भाजपा के नेताओं के लिए तैनात किया गया तो 5 तो जदयू के नेताओं के लिए भी तैनात किया जाना चाहिए था। इससे भी अविश्वास बढ़ा। 31 जुलाई भाजपा के 7 मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति पटना में आयोजित। अमित शाह का आना, जेपी नड्डा का यह कहना कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जेपी नड्डा ने यह बहुत बड़ी बात बोली थी और उन्होंने जब ये बोला था तो मीडिया में चला भी था कि शायद से नीतीश कुमार जी
एक नाथ शिंदे जैसे नीतीश कुमार जी के साथ भी गेम होने वाला है और इससे वो खफा हो गए और जेपी नड्डा ने खुल के ये बात बोल दिया। हालांकि जब से जेपी नड्डा बने हैं बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी को फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा राज्य बीजेपी जितने में कामयाब हुई है वो उत्तर प्रदेश, उसमें जेपी नड्डा का कुछ योगदान नहीं था। अगर जेपी नड्डा का योगदान होता तो उत्तर प्रदेश भी बीजेपी हार जाती। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। और अभी जो है इन लोगों का एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव युवा हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, गाड़ी धक्का दे रहे थे। अब हमें बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम में बिहार ने कितना मेडल लेके आया। ये क्विज है आप लोगों के लिए, इसमें लोग जवाब नहीं देंगे, इसमें बिहार के सभी नेता जवाब देंगे। विधायक, मंत्री, सांसद, जितने भी लोग हैं बिहार के, वो लोग जवाब देंगे कि कॉमनवेल्थ गेम में जो 22 स्वर्ण के साथ 61 मेडल भारत ने लाया, उसमें बिहार का परफॉर्मेंस क्या रहा, बिहार को कितना मेडल मिला। हिम्मत है तो आप लोग जवाब दीजिए। और बस बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है कम से कम बिहार के लिए आवाज उठाइएगा। एक और पेपर में एक और खबर है, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। मेरा मोबाइल किधर गया, ये है, इस पे क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। ये ध्यान से देखिए, आप इस खबर को पहले ध्यान से देखिएगा। आप लोग ध्यान से, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। सिर्फ 4 राज्य कर रहे हैं 60% से अधिक निर्यात, और सबसे कम निर्यात करने में बिहार सबसे पीछे 0.57% बिहार निर्यात कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार निर्यात 0.57% कर रहा है। तो बिहार इतना पीछे क्यों है, जबकि बिहार की जनसंख्या जो है इस देश में दूसरे नंबर पे है। तो बिहार निर्यात के मामले में भी दूसरे नंबर पे होना चाहिए, दूसरे नंबर पे नहीं तो तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नहीं तो चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे नहीं तो 5वें नंबर पे, टॉप 5 पे तो होना चाहिए। टॉप 5 में नहीं, टॉप 10 में तो होना चाहिए निर्यात के मामले में बिहार। बिहार निर्यात के मामले में सबसे पीछे में से एक है। 0.55% बिहार निर्यात करता है। तो घंटा रोजगार मिलेगा बिहार के बच्चों को, बिहार में घंटा रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक और चीज जान जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर नीतीश कुमार जी चेहरा बने प्रधानमंत्री उम्मीदवार, तो 40 में से 30 सीट जो है लोकसभा में जो है महागठबंधन लेके चला जाएगा, उड़ जाएगा। बिहारी प्रधानमंत्री के नाम पे बिहार के लोग खड़े हो जाएंगे। और ये मास्टर स्ट्रोक है, आप लोग समझ भी नहीं सकते। और जब तक आप समझे तब तक जो है नीतीश कुमार जी धोबी पछाड़ दे चुके थे। मास्टर स्ट्रोक, समझे। 40 में से 30 सीट, कितना, 30 लोकसभा में महागठबंधन लेके चला जाएगा। और यहीं पे नीतीश कुमार जी 30 सीट डैमेज कर देंगे आपको। और सब राज्यों तो छोड़ दीजिए, सिर्फ बिहार में 30 सीट डैमेज होने वाले हैं। ये चीजें बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, बहुत नुकसान किया। आरएसएस की बातों को नहीं मान के बहुत नुकसान किया आप लोगों ने। एक दूसरे के पीठ पीछे जो है ना, बिहार के जितने मंत्री थे, बड़े मंत्री, वो एक दूसरे के पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते थे। ये बुराई करके बहुत नुकसान कर दिया आप लोगों ने। बिहार का एग्जैक्ट हालात को जो है वो केंद्र तक नहीं पहुंचा के, इसलिए ये लोग नहीं पहुंचाते थे ना कि जितने नेता जो है मोदी और अमित शाह के करीब थे ना, वो लोग ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बिहार में ऑल इज वेल, बिहार में ऑल इज वेल, यही कहते रहे। और केंद्रीय नेतृत्व एकदम अस्वस्थ रहा कि बिहार में जब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, तो क्या दिक्कत है, अस्वस्थ रहा बस। बाकी इन सब राजनीतिक हालातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? शायद से मेरी जानकारी थोड़ी कम है, मेरा उम्र कम है, बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस भी हैं, उन लोगों को मेरे से ज़्यादा जानकारी होगी। मेरी इस जानकारी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार के लिए आप लोग कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी हो, लालू हो, नीतीश हो, या बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री हो, आप लोग बिहार के लिए आवाज किस प्रकार से उठाएंगे? आप लोग पार्टियों के साथ खड़े हैं कि बिहार के लोगों के साथ खड़े हैं, बिहार के साथ खड़े हैं? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दूर तक पहुंचाइएगा। जय हिंद।